हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। तो कल हमने समुच्चय के बारे में थोड़ा समझा। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यूपी बोर्ड कक्षा 11 के लिए टॉपिक है समुच्चय। अब आज हम थोड़े से इसे क्वेश्चन करेंगे जितने पॉसिबल हो सकेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो साइड में बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना। इसमें भी आपका फायदा है कि जो मेरी आने वाली वीडियो होगी नेक्स्ट, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वो वीडियो YouTube पर आपको बिना सर्च किए मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समुच्चय। और समुच्चय में हम थोड़े से क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो अब चलो देखते हैं। कल हमने समुच्चय के बारे में पढ़ लिया, समुच्चय और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए हमने, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, ये सब हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन है ये कि इसमें बताना है निम्नलिखित में परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। परिमित और अपरिमित, कल मैंने बताया था कि परिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है वो। और जिसके अवयवों को हम नहीं गिन पाएंगे वो हमारे होते हैं अपरिमित समुच्चय। तो चलो अब देखते हैं कि पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के जो महीने होते हैं हमारे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं। चाहे वो हिंदी के महीने हैं या इंग्लिश के महीने हैं, उन्हें हम आराम से गिन सकते हैं। तो चाहे चैत्र वैशाख गिनो, चाहे जनवरी फरवरी, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। वो है हमारा काउंटेबल कलेक्शन। तो काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा परिमित हो गया। ये हमारा हो गया परिमित। परिमित समुच्चय। इसके बाद में ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा ये है क्या, इसमें इसके अवयव हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन प्राकृतिक संख्या डॉट 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 कर दिया गया। तो प्राकृतिक संख्याओं की गिनती पॉसिबल नहीं है, हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। कहाँ तक है? अनंत तक जाती हैं, तो इनको काउंट नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारा अपरिमित समुच्चय हुआ। ये हुआ हमारा अपरिमित। नेक्स्ट है 1 2 3 डॉट 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 99 100। तो इसमें क्या है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होके और 100 तक गई हैं, तो ये तो काउंटेबल है, 100 संख्याएं हैं ये। तो इसलिए ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। नेक्स्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। जो 100 से बड़े धन पूर्णांक हैं तो उनका समुच्चय। तो क्या 100 से बड़े धन पूर्णांक 1 2 या 10 5 हैं? नहीं, वो इनफाइनाइट हैं, तो उनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये हुआ हमारा अपरिमित समुच्चय। 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक हैं, ये हमारा अपरिमित। नेक्स्ट है ये 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं कौन सी होती हैं? जैसे 2 है, 2 से शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 97, 100 से नीचे 98 99 तो कट जाती हैं, वो भाज्य संख्या है। तो ये संख्याएं हैं, ये काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय होगा ये हमारा, आप समझ गए। इससे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बताइए कि a इक्वल टू बी है अथवा नहीं। a और b दो समुच्चय हैं, ये बराबर हैं अथवा नहीं, इस बारे में हमको बताना है। तो हम देखते हैं, पहला वाला पार्ट है इसका, a इक्वल टू ये दिया था a b c d, b इक्वल टू d c b a, इस तरह से किया। तो पहले तो ये बताऊं मैं, a इक्वल टू b कब होता है। मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में अपनी में कि अगर a के सारे एलिमेंट b में हैं और b के सारे एलिमेंट a में हैं तो a इक्वल टू b होगा। a के सारे अवयव b में हैं और b के सारे अवयव a में हैं। तो अब देखो इसमें क्या a b c d, इसमें भी यही है a b c d, बस ये उल्टे लिखे हुए हैं। तो ये सारे अवयव a के अवयव b में मिल रहे हैं, b के अवयव हमें a में मिल रहे हैं, तो इसमें a इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू b। इसमें देखते हैं 4 8 12 16, इसमें 8 4 16 18, तो a के सारे अवयव b में नहीं है। देखो 12 ऐसा है जो इसमें नहीं है, और b के सारे अवयव भी a में नहीं है। इसमें 18 ऐसा है जो a में नहीं है, तो इसमें a नॉट इक्वल टू b। इसके बाद में ये वाला आता है हमारा, इस वाले में क्या है, a इक्वल टू 2 4 6 8 10, और इसमें b इक्वल टू है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें क्या है कि b वाले को देखते हैं कि b में क्या एलिमेंट हो सकते हैं। b इक्वल टू b में है कि एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, तो जो इससे 10 से छोटा है, तो हम 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 हम ये लेते हैं, तो 10 से छोटे छोटे, और इसमें 2 4 6 8 10, इसमें केवल इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ये हमारा a इक्वल टू b इसमें नहीं होगा, इस वाले में, इस वाले थर्ड वाले पार्ट में, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे, इसके सारे एलिमेंट तो उसमें मिल जाएंगे, उसके नहीं मिल पाएंगे। और तो ये हो जाएगा हमारा a नॉट इक्वल टू b। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये साइन है, मैंने बताया था सबसेट का, तो इसके द्वारा या इसके द्वारा, अगर सबसेट है तो ये, अगर सबसेट नहीं है तो ये, के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो अगर हमारा ये इसका सबसेट है तो ये लगाएंगे, नहीं है तो ये वाला साइन लगाएंगे। सबसेट के बारे में बताया था मैंने कि अगर a b का सबसेट होगा अगर a का प्रत्येक एलिमेंट b में भी है तो वो सबसेट होगा। जैसे इसमें देखते हैं 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें हैं उपस्थित, ये सारे अवयव उसमें हैं 2 3 4 है, 2 3 4 उसमें भी, तो इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है, तो इसमें होगा ये इसका सबसेट a b c, इसमें b c d। तो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि इसमें a है, इसमें a नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है, डज नॉट। इससे नेक्स्ट x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, और उसमें है x सच दैट x आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है। तो जो इसमें है, इसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें केवल कक्षा 11 के या आपकी कक्षा के, जो भी कक्षा
आपकी कक्षा के ही विद्यार्थी आते हैं, तो ये सारे स्टूडेंट उसमें नहीं मिल सकते। पूरे विद्यालय के बच्चे कक्षा किसी एक पर्टिकुलर कक्षा में नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है। अगर ये ही अपोजिट होता, पहले आता ये लिखा हुआ है, ये अगर x सच दैट x आपकी कक्षा का विद्यार्थी है और ये होता इधर कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो ये सबसेट हो जाता, क्योंकि इस कक्षा के बच्चे विद्यालय के बच्चों में इंक्लूड हैं। इसके बाद अगला पार्ट है इसका, x सच दैट x समतल में एक त्रिभुज है और x सच दैट समबाहु त्रिभुज है, x सच दैट x समतल में एक त्रिभुज है। अब ये इसमें सभी त्रिभुज आते हैं, एक त्रिभुज है उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे इधर वाले में, लेकिन इस वाले में केवल समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो उसमें समबाहु भी विसमबाहु भी सभी है, तो ये एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आगे, एक दो टॉपिक और बताता हूं इसमें। यह आता हमारा घात समुच्चय। इसको बोलते हैं पावर सेट। ये होता है हमारा पावर सेट, घात समुच्चय। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समूह। उप समुच्चय आपको पता ही है कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय होता है कि अगर उसके सारे एलिमेंट, मानो ए बी का उप समुच्चय होगा, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसके बाद जैसे ए इक्वल टू है हमारा 1 2 3 और बी इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4, तो ए बी का उप समुच्चय होगा। तो अब हमको उप समुच्चयों का भी कलेक्शन लेना है, कलेक्शन। जैसे हम ले रहे हैं ए इक्वल टू 1 2 3, ये ले लेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू होगा ए के उप समुच्चय। एक तो 5 सभी का उप समुच्चय होता है, 5 और 1 2 3 सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल बी 1 2 2 3 1 3 और इसके बाद में 1 2 3। ये वाले हमारे इसके सभी उप समुच्चय हो गए इसके। तो उप समुच्चयों का भी जो ग्रुप है वो हो गया इसका पावर सेट। तो इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। तो ये हुआ हमारा पावर सेट। इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम्मिलन या यूनियन या संघ। अब ये होता क्या है, ये होता है संघ का तो सीधा सा मतलब ये है उन सबका एक साथ ग्रुप बन जाना, किसी चीज का एक साथ ग्रुप बन जाना, वो संघ होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, a इक्वल टू है 1 2, b इक्वल टू है 3 5 6। अब अगर
पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसको जो प्रदर्शित करते हैं हम, डिनोट करते हैं, वो इससे यूनियन। तो अगर हम ये करते हैं ए यूनियन बी, ए और बी का संघ या ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम एक साथ लिख लेंगे तो यूनियन आ जाएगा। जैसे 1 2 3 5 6, ये इनका संघ आ गया, यूनियन। अब इससे आगे आता है हमारा एक टॉपिक, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या उसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन, इसको हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, यूनियन का अपोजिट। तो जैसे हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू लिखते हैं सी डी एफ जी। तो अगर हम इसमें बताते हैं इंटरसेक्शन, इनका सर्वनिष्ठ बताते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हम देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो वो ही हमारा सर्वनिष्ठ होगा या कॉमन होगा। ए बी सी डी एफ जी, सी डी दोनों में है, तो ये जो हुआ हमारा सी कॉमन डी, ये दोनों में है, तो इसका मतलब ये ही हमारा सर्वनिष्ठ होगा, मतलब इंटरसेक्शन। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। जैसे क्वेश्चन है इसका, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 5 6 7 8, सी इक्वल टू 3 4 5 6 और डी इक्वल टू 7 8 9 10। तो इसमें पूछा है ए यूनियन बी, ए और मुझे बी इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के मान बताइए। इन सब के मान पूछे हैं, ए बी सी डी ये सब दे रखे हैं हमें, इसमें ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन सब के मान पूछे हैं। तो अब हम इनके मान बताते हैं कि जैसे हमारा है पहला ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब संघ या सम्मिलन, ए और बी के सम्मिलन से हमें क्या मिलता है वो सारे एलिमेंट लिखने, ए और बी के सम्मिलन से, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। आगे पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी का मतलब है बी और डी में कॉमन 5 6 7 8 या 7 8 9 10, तो दोनों में 7 8 7 8 है, तो 7 8
कॉमन। इससे बाद में तीसरा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए बी और सी, इन तीनों का यूनियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6। तो अब इनमें से देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 8। इसके अलावा कोई नहीं है। ये तीनों के सारे एलिमेंट लेंगे। नेक्स्ट है ए, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो हम पहले बी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। बी हम निकाल चुके, बी इंटरसेक्शन डी। तो इस बी इंटरसेक्शन डी का ए के साथ यूनियन करते हैं। 1 2 3 4 7 8। तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 7 8। तो ये हमारा हो गया इसका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो इसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है आज का। इससे आगे हम और क्वेश्चन लेंगे, वेन डायग्राम के लेंगे और यूनियन इंटरसेक्शन को और लेंगे। ये अगली वाली वीडियो में लेंगे हम अपनी में। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।